हेलो, वेलकम। ISYS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रविंद्र मिश्रा। हम लोग सिविल सर्विसेज के विभिन्न मुद्दों पर इतिहास के संदर्भ में यहाँ बात करते हैं और उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आज़ादी के आसपास के एक बेहद चुनौतीपूर्ण प्रश्न को वो उठाने जा रहे हैं, जिसका संबंध सिविल सर्विसेज परीक्षा में, खास करके मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से कभी भी अपने तरीके से हो सकता है। हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि जोगेंद्र नाथ मंडल जी के व्यक्तित्व को केंद्र में रखते हुए कि जिस दलित मुस्लिम एकता की उन्होंने कल्पना की थी, उस एकता में किस प्रकार का विश्वासघात हुआ और इतिहास के इन पन्नों से वर्तमान समय में हमें क्या सीख मिल सकती है। तो आइए अपनी बात शुरू करते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल बंगाल में, जो तत्कालीन संयुक्त बंगाल था, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश वह शामिल है, उसके एक बड़े नेता थे और साथ ही साथ ये बंगाल के दलित जाति से संबंध रखते थे। हमें उस जाति और उसके नाम वगैरह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद लॉ की डिग्री हासिल की थी, यानी ये लॉ ग्रेजुएट थे। लेकिन साथ ही साथ ये पढ़ने में मेधावी रहे होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और इसके साथ ही साथ ये सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए थे। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग आए एक छोटी सी बात यह देखें कि जब भारत में स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हो रहा था या चल रहा था स्वतंत्रता का संघर्ष, तो इस संघर्ष के साथ ये जो राष्ट्रीय प्रश्न था, इस राष्ट्रीय प्रश्न के साथ और भी बहुत सारे प्रश्न थे। एक तो यह था कि स्वतंत्रता यानी अंग्रेजों से मुक्ति, लेकिन साथ ही साथ यानी भारत की मुक्ति का जो एक सवाल था, तो भारत की मुक्ति के साथ साथ भारत के निर्माण का भी सवाल वह साथ साथ था। हम लोग उस पर अधिक बात नहीं करेंगे, लेकिन आप यह जानते हैं कि भारत में विभिन्न तरह की चुनौतियां थी। बहुत सारे समाज के लोग, वह बहुत बड़े तबके थे जो वंचित थे, और इसके पीछे की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। उसी पृष्ठभूमि के बीच में उन वंचित तबकों के लिए इस देश में बहुत सारे लोगों ने अपनी लड़ाई छेड़ी। वह लड़ाई महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले से शुरू हुई अगर, तो वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जरिए वह लड़ाई अपने एक नए मुकाम तक पहुंची। इसी के साथ साथ देश के गैर दलित वर्ग के बहुत सारे लोगों ने, जो वंचित थे, जो पिछड़े थे, उनके लिए संघर्ष किया। तो एक साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दो आयाम थे। एक यह कि भारत की स्वतंत्रता या मुक्ति जो अंग्रेजों से चाहिए, और ध्यान रखेंगे उसी के साथ साथ जो मुक्ति चाहिए वो भारत की मुक्ति, तो उस भारत की शक्ल कैसी हो, इस भारत का नाप नक्शा कैसा हो, इसकी शक्ल कैसी हो, इस बात पर भी कि क्या जो आजाद भारत होगा उस आजाद भारत में वंचित तबके ऐसे ही रहेंगे, क्या आजाद भारत में भी जातिवादिता ऐसे ही रहेगी, क्या आजाद भारत के बाद भी जमींदारी के प्रश्न ऐसे ही रहेंगे, क्या शोषितों वंचितों के लिए आजाद भारत में क्या यही परिस्थिति रहेगी? तो नहीं। स्वतंत्रता संघर्ष के साथ साथ एक संघर्ष एक तरफ भारत की स्वतंत्रता के लिए चल रहा था, तो दूसरी तरफ उसके लिए, जिस भारत को स्वतंत्र करना है, उस भारत के निर्माण के लिए। कभी लोग यह कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सीधे सीधे स्वतंत्रता की लड़ाई में क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान यह है कि जिस भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हो रही थी, जो राष्ट्रीय प्रश्न था, जो राष्ट्रीय चेतना थी, उस राष्ट्रीय प्रश्न, उस राष्ट्रीय चेतना को राष्ट्रीय बनाने में, उसे वास्तविक स्वरूप देने में, भारत को एक वास्तविक भारत बनाने में, भारत है और भारत क्या होना चाहिए,
तो जो भारत था और जो भारत होना चाहिए स्वतंत्र होने के बाद, उस भारत की तस्वीर को गढ़ने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। लिहाजा स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी वह सबसे बड़ी भूमिका है। जिस भारत को आप आजाद करवाने की बात कर रहे हैं, उस भारत का नाप नक्शा गढ़ने में, उसकी संरचना बनाने में, उसका मिजाज बनाने में, उसके चरित्र के गठन में, वह भारत जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं आजाद मुल्क के तौर पर, उस भारत का व्यवहार क्या होगा, वह भारत अपने समूहों के भीतर किस तरह से अपने आप को समाहित करेगा या उस भारत को लोग समाहित करेंगे, इसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी। और स्वतंत्रता आंदोलन में यह उनकी एक शानदार भूमिका है, जो सीधे सीधे अंग्रेजी नेतृत्व से लड़ने वाले के बरक्स उस भूमिका को ऊंचा ही बनाता है, छोटा नहीं करता है। तो खैर हम लोग लौट कर आते हैं कि यह स्वतंत्रता की चेतना थी, राष्ट्रीय चेतना, और इसके साथ साथ भारत के निर्माण। तो सबको पता होगा कि भारत में जो ये चीजें थी, इसके खिलाफ सामाजिक चेतना उसकी सुगबुगाहट हो रही थी। भारत के सभी समाजों में उसके सुधार के लिए और वंचितों के अधिकार के लिए लड़ाई चल रही थी। तो उसमें एक दलित चेतना के तौर पर एक बहुत बड़ी चेतना का विकास हुआ। यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो वह जो वंचित तबके या दलित तबके से नहीं आते थे, वैसे भी बहुत सारे लोग, चाहे वह हिंदू धर्म में सुधार के लिए आवाज उठाने वाले स्वामी विवेकानंद हो, जिन्होंने उन गरीबों, दलितों, दरिद्र नारायणों के लिए आवाज उठाई, चाहे महात्मा गांधी हो, जिन्होंने अपना जीवन हरिजन उत्थान उसके लिए समर्पित किया, बहुत लंबी हरिजन यात्रा की, और साथ ही साथ दलितों को हिंदू समाज में वह उपेक्षित बनकर न रह जाएं, अनटचेबल बनकर न रह जाएं, इसके लिए उन्होंने ताने सहते हुए भी 1932 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कई दिनों के अनशन के बाद पुनः पैक्ट किया और दलितों के लिए, तब जिसे शेड्यूल कास्ट कहा जाने लगा था, जो अब भी कहा जाता है, जो आरक्षित स्थान थे उससे ज्यादा स्थान दिलवाए। बस इतना ही किया कि दलितों के लिए आरक्षित स्थान में या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित स्थान में केवल शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ही वोट नहीं देंगे। उनकी यह मान्यता थी कि चुनाव में सभी हिस्सा लें, सब मिलकर चुने, वो सीट आरक्षित हो। इससे दलित अपने आप को अलग महसूस नहीं करेंगे और दूसरे लोग सही मायने में जो एक बड़ा समाज है उस समाज से उन्हें अलग महसूस नहीं करेगा। और यह महात्मा गांधी जैसे लोगों की दूरंदेशी थी। बाबा साहब ने भी इसे समझा। तो वह व्यवस्था आज भी आरक्षण के जरिए या आरक्षण में इस देश में जारी है। तो खैर यह जो लड़ाई थी वंचित तबके की, यह हो रही थी। और ऐसे में एक शख्स थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल आज के बांग्लादेश के बारिशाल से संबंधित थे और इनकी राजनीतिक चेतना वह राष्ट्रीय चेतना और साथ ही साथ वंचितों के उद्धार की चेतना दोनों से मिलकर बनी थी। यानी यह चाहते थे कि जो समाज का वंचित तबका है, दलित तबका है, उसकी उन्नति हो और साथ साथ यह कि राष्ट्र की मुक्ति भी हो। तो बहुत कम उम्र में 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद लॉ की डिग्री हासिल की। यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे ग्रेजुएशन में इनके एक विषय संस्कृत थे, गणित और संस्कृत के साथ इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। जबकि तब ऐसा माना जाता है कि निम्न जाति के लोगों की संस्कृत की शिक्षा तक पहुंच नहीं थी। तो यहां ध्यान रखेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब कलकत्ता कॉलेज के प्राध्यापक बने हुए थे तो तब से उन्होंने संस्कृत को सभी जाति और वर्ण के लोगों के लिए खोलने की शुरुआत की और इसी का प्रभाव था शायद कि इनका भी एक विषय संस्कृत था और आगे ये लॉ ग्रेजुएट हुए। और बस इन्होंने वंचितों के उद्धार के लिए राष्ट्रीय चेतना के साथ काम किया। और उस समय में मोटे तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा कांग्रेस की धारा थी
और अंग्रेज क्रमशः कुछ सुधार करके उस आंदोलन की धार को कुंद भी करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे में आप लोगों को पता होगा कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुए और इस 1937 ईस्वी के चुनाव में जोगेंद्र नाथ मंडल जी वो बंगाल की विधानसभा में चुनकर आए मात्र 33 वर्ष की उम्र में। और यह ध्यान रखेंगे कि ये सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए थे। तो इसका अर्थ यह है कि यह केवल दलितों तक के ही नेता नहीं थे। इसका अर्थ यह भी है कि इनकी पहुंच और पकड़ पूरे बड़े पैमाने पर जनता के बीच में इनका एक प्रभाव था। एक माननीय नेता थे, सम्माननीय नेता थे और साथ ही साथ वंचित उद्धार के प्रश्न को यह मुख्य प्रश्न के तौर पर देखते थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वो उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और ये जिस 22 साल में थे उस 22 साल में राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत का सबसे प्रारंभिक श्रेय अश्विनी कुमार दत्त को जाता है। जिस अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशन को 1899 में तमाशा कहा था और उसी अश्विनी कुमार दत्त के भतीजे को इन्होंने 1937 के चुनाव को पराजित किया। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस जनता के बीच में जो मतदाता समूह था उसके बीच में इनकी पहुंच कितनी पुख्ता थी। उसके बाद धीरे धीरे 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग मोटे तौर पर कहीं भी सरकार बनाने में सफल नहीं हुई और बंगाल में कांग्रेस भी सरकार नहीं बना पाई। बंगाल में एक कृषक प्रजा पार्टी थी, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी कुछ लोगों के साथ जुड़कर। बाद में इस कृषक प्रजा पार्टी के साथ हिंदू महासभा का भी गठजोड़ हुआ और कुछ दिनों तक सरकार चली। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने वह क्योंकि बिना देश की जनता को या देश के लोगों से पूछे हुए अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में देश को शामिल कर लिया था, तो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया और इसी समय मुस्लिम लीग के लिए यह आसान हुआ कि वह कुछ राज्यों में सरकार बनाए। कुछ राज्यों में सरकार बनाए और धीरे धीरे 1943 ईस्वी तक जोगेंद्र नाथ मंडल जी के सहयोग से बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बन गई। अब सवाल उठता है कि जिस मुस्लिम लीग की राजनीति वो पृथकतावादी थी, वह देश को तोड़ने वाली थी, जो अंततः विभाजनकारी होने जा रही थी, उसके साथ जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने क्यों गठबंधन कर लिया। एक सामान्य प्रश्न यह होता है कि क्यों गठबंधन कर लिया। उसके पहले कृषक प्रजा पार्टी को भी समर्थन दिया था इन्होंने और 1943 ईस्वी के जब अकाल पड़े थे तो तब जोगेंद्र नाथ मंडल जी वह खाद्य आपूर्ति वगैरह के मंत्रालय के प्रभार थे उनके पास। सवाल हमें यह देखना है कि क्यों जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति को कैसे स्वीकार कर लिया। जोगेंद्र नाथ मंडल जी बाबा साहब अंबेडकर के सहयोगी थे और बाबा साहब अंबेडकर ने जिस ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, अखिल भारतीय ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की जो स्थापना की थी उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बंगाल में उसके प्रतिनिधि जोगेंद्र नाथ मंडल थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के साथ सरकार में शामिल हो रहे हैं तो पहले हम लोग यह देखें कि मुस्लिम लीग के साथ वो क्यों शामिल हो रहे थे। तो वह मुस्लिम लीग के साथ शामिल होने के पीछे जोगेंद्र नाथ मंडल के अपने कुछ तर्क थे, इसे समझ लें। एक तर्क उनका यह था कि बंगाल में खास करके जो दलित वंचित हैं और जो मुसलमान हैं ये दोनों ही पिछड़ा है, तो दोनों ही पिछड़ा है और
चूंकि मुसलमानों के पास वह पिछड़ेपन का जो दंश है वह उसे समझेगा, तो अगर मुस्लिम लीग की सरकार बनेगी और भविष्य में हम यह देखेंगे योगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान चले गए, हम वहां जाएंगे, तो एक तो यह इनको यह लग रहा था मुस्लिम लीग की अगर सरकार बनती है, मुस्लिम लीग के बहुत धीरे धीरे एक तरह के कट्टर समर्थक और पक्षधर होते चले गए। तो एक तो इन्होंने यह तर्क था इनके पास कि दलित और मुसलमान दोनों पिछड़े हुए बंगाल में, तो मुसलमानों के शासन में या मुस्लिम लीग के शासन में वह जो दलितों का पिछड़ापन है वह उसके पिछड़ेपन का एहसास है, इसे वो बेहतर समझेंगे तो दलितों का बेहतर उत्थान होगा। दूसरा, यह मानते थे कि जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज या हिंदू धर्मावलंबियों का समाज, वह विभाजन पैदा करता है, वह विभाजनकारी है, और मुस्लिम समाज जो है वह विभाजनकारी नहीं, वह समतावादी है। वह समतावादी है, वह विभाजनकारी या विभेद करने वाला नहीं है। यह तो दूसरा, यह मानते थे कि जो हिंदू समाज है उसमें विभेद होता है, उसमें विभेद होता है, और चूंकि मुसलमान या इस्लामी समाज में समतावादी अवधारणा है, लिहाजा वो जो, और साथ ही साथ ये भी चूंकि अल्पसंख्यक हैं, तो इनको यह लगता था कि अल्पसंख्यक होने का दंश झेलते हैं, तो वह जो दंश उन्हें मिला है, वह जो झेला हुआ है, तो जो कुछ दलितों ने झेला है उसको, ये भी उस दंश को बहुत आसानी से समझेंगे, और इसलिए मुस्लिम लीग के साथ जो मोटे तौर पर या कंप्लीटली मुसलमानों की पार्टी हो गई थी, उसके साथ सहयोग करके वंचितों और दलितों का उत्थान हो सकता है। और इसलिए इन्होंने मुस्लिम लीग का समर्थन किया, और जब धीरे धीरे मुस्लिम लीग वह ज्यादा से ज्यादा हिंसक होती चली गई, उग्र होती चली गई, उसने दंगे वगैरह शुरू किए, डायरेक्ट एक्शन वगैरह, और तमाम तरह के दंगों के बावजूद भी जोगेंद्रनाथ मंडल ने मुस्लिम लीग का साथ दिया। वो अपनी नजरों से देख रहे थे कि जिस वंचित समुदाय से खुद वे आते थे, उस वंचित समुदाय के लोगों पर भी उतनी ही निर्ममता से हमले हुए, उनकी भी उतनी निर्ममता से हत्याएं हो रही थी, उनको भी उसी तरह से जलील किया जा रहा था। बावजूद इसके उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ यह सोच कर दिया कि जिन्ना अंततः एक धर्मनिरपेक्ष आदमी निकलेगा। मैंने एक वीडियो में कहा है भारत विभाजन का जिम्मेवार कौन है, कि अपने आप में एक बहुत बड़ी गलतफहमी के लोग यह क्यों समझ लेते थे कि जो आदमी पहले ही अवसर में पृथक निर्वाचक मंडल को वो अपने निर्वाचन के लिए चुन लेता है, वो आदमी कभी भी धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। वो हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग हैं, उसकी मंशा शुरू से प्रकट है। वह उसे कहीं ना कहीं यह सांप्रदायिकता, इस्लामी सांप्रदायिकता उसे शुरू से ही आकर्षित करती रही है, और वह उसे अपने हथियार के तौर पर सबसे बड़े हथियार के तौर पर उसका इस्तेमाल सबसे आखिरी के समयों में करता है। तो जोगेंद्रनाथ मंडल जी को यह लगा कि जिन्ना एक बेसिकली वह कम्युनल नहीं सेक्युलर कैरेक्टर है, इस पर भी आगे चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो एक तो वह उसके साथ आते थे। अब जरा सा समझें कि यही मुस्लिम लीग और विभाजन की वास्तविकता को समझने में जोगेंद्र मंडल और बाबा साहब अंबेडकर, उन दोनों के अंतर को देखना बड़ा जरूरी है। मंडल जी जो मानते थे वह ठीक है, हम समझ गए। बाबा साहब अंबेडकर, उनकी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस किताब में उन्होंने मुस्लिम समाज के विषय में जो वक्तव्य दिए हैं वह उनके उस समाज की जटिलता की, उनकी जो समझ है उसको वह सामने लाता है। बाबा साहब अंबेडकर जोगेंद्रनाथ मंडल को यह समझाने की कोशिश करते रहे कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान का पक्ष लेना कतई समझदारी का निर्णय नहीं है। अगर आप यह समझते हैं कि
यह जिस मुस्लिम समाज की बात करते हैं वह समाज एकता पर बल देता है, वह समाज भाईचारे पर बल देता है, तो आपका वहम है। एक्चुअली जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने समय में केवल राजनीतिक और आर्थिक आधार पर मुस्लिम लीग और मुस्लिम समाज का मूल्यांकन किया, जबकि ये जोगेंद्रनाथ मंडल ने, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, उन्होंने इस समाज का उसकी जटिल गतिशील वास्तविकता के साथ न केवल राजनीतिक आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के साथ भी उसे समझने की कोशिश की, उसके सामाजिक आचरण को भी समझने की कोशिश की। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि ऊपर ऊपर यह कहा जाता है या सामान्य तौर पर कहा जाता है कि जो हिंदू समाज है वह हिंदू समाज, उसमें विभेद पैदा करने वाली प्रवृत्ति है, और जो मुस्लिम समाज है इस मुस्लिम समाज में वह एकता या भाईचारा की बात की जाती है, एकता या भाईचारा की बात की जाती है। उन्होंने कहा यह ऊपर से कही जाने वाली बात है, यह एक अर्ध सत्य है और बहुत भयानक है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हिंदू समाज में विभेद है और उनके जैसे तमाम लोग वह जो हिंदू समाज में ज्यादतियां थीं उसकी लड़ाई लड़ी, और आज भी हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत सम्मान से याद करते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो एक सबसे बड़ी बात कि यह विभेद है और इसमें भाईचारा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वस्तुतः ये जो मुस्लिम समाज है वह एक क्लोज कॉरपोरेशन की तरह है, एक बंद निगम की तरह है। बंद निगम की तरह उन्होंने जो कहा मैं कह रहा हूं या मैं नहीं कह रहा, उनकी जो अपनी समझ थी, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज एक बंद निगम की तरह है, उनका भाईचारा है लेकिन उनका भाईचारा मुसलमानों का भाईचारा और केवल मुसलमानों के लिए भाईचारा है। गैर मुसलमानों के लिए हिंदू समाज से उनके पास जो विभेद है वह घृणा, क्रोध और अंततः उनको खत्म कर देने के लेवल तक है। तो आप अगर उस बंद निगम के हिस्से हैं तो वह भाईचारा है, अन्यथा उस समाज में वह भाईचारा नहीं है। गैर मुस्लिमों के लिए भाईचारा नहीं है, वह मुसलमानों का भाईचारा है और केवल मुसलमानों के लिए भाईचारा, ऐसा अंबेडकर कहते थे। इस बात को हम नहीं मान सकते आधुनिक समय में, यह उनकी अपनी सोच थी, ऐसा नहीं है। यह कहना भी थोड़ा सरलीकरण होगा, लेकिन वह इस तरह से देख रहे थे। तो वह हिंदू समाज में इस धार्मिक वाले मामले को वह जितना प्रभावी और जितना एक तरह से खतरनाक समझते थे, मुस्लिम वाले धर्म के प्रश्न को वह उससे ज्यादा खतरनाक समझते थे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर तो यहां तक कहने के लिए तैयार थे कि यदि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो आबादी का पूर्ण स्थानांतरण होना चाहिए, यानी मुसलमानों के लिए एक देश बना तो सभी मुसलमान उस देश में चले जाएं। यह अंबेडकर साहब की बात थी। तो उन्होंने इस बात को कन्वे करने की कोशिश की जोगेंद्रनाथ मंडल जी को, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल जी को, चूंकि मैंने कहा, पहले भी कई बार कहा है किसी और भी वीडियो में, जिन्ना बहुत स्मार्ट राजनीतिज्ञ था, उसने जोगेंद्रनाथ मंडल को किसी भी तरह से आईने में उतारा और यह बताया कि बनने वाले पाकिस्तान में दलितों को वो सारे अधिकार मिलेंगे जो उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। हिंदू समाज में दलितों का नीचा स्थान है और वहां तो वह गैर बराबरी वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। एक समतापूर्ण समाज में दलितों को अपनी सारी प्रतिष्ठा मिलेगी, वो सम्मान मिलेगा, आर्थिक अधिकार मिलेंगे, सामाजिक हक मिलेंगे। और जोगेंद्रनाथ मंडल उस झांसे में आ गए। इसलिए जब डायरेक्ट एक्शन जैसी घटना हो रही थी, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, यह बात मैं किसी घृणा और विद्वेष नहीं बोल रहा, तो बहुत सारे नेताओं ने, हिंदू नेताओं ने कहा कि भाई अब तो आपको लीग छोड़ देना चाहिए, आपकी आंखों के सामने इस तरह से खुलेआम कत्लेआम हो रहे हैं और उसके जवाब में दूसरे जगहों पर मुसलमानों पर भी कत्लेआम हुए। अगर बंगाल में मुसलमानों ने दंगे शुरू करके हिंदुओं की हत्याएं की तो जाहिर है कि बिहार में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। दंगे कहीं भी हों,
मरते इंसान हैं, लेकिन वह इंसानियत जैसी कोई चीज उस समय थी ही नहीं। जिन्ना की वह कुत्सित राजनीति थी, वो उस लेवल पर चली गई थी। उसे एक देश चाहिए था जहां का वह ऑल इन ऑल बन सके। और यह बात जोगेंद्र मंडल जी को समझाने की कोशिश की गई। उन्होंने यह बात समझने से इनकार कर दिया, क्योंकि जिन्ना के व्यक्तित्व पर उन्हें बड़ा भरोसा था। ऐसे भरोसे और ऐसे विश्वास पर कभी कभी रोना भी आ सकता है कि जिसका पूरा चरित्र आपके सामने है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बीच में भी आप अगर यह विश्वास कर रहे हैं कि यह व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष होगा, या जिस राष्ट्र की नींव रख रहा है वह धर्मनिरपेक्ष होगा। भारत में एक बहुत मशहूर राइटर हैं, हिंदी उर्दू के राही मासूम रजा। उन्होंने पाकिस्तान के विषय में लिखा कि जिस चीज की बुनियाद ही झूठ, नफरत और घृणा पर पड़ी हो, वह कभी पाक हो ही नहीं सकती। इसलिए पाकिस्तान को वो कभी भी पाकिस्तान होने या उसकी सच्चाई को कभी भी नहीं समझ पाने का दावा करते थे। तो घृणा, नफरत की बुनियाद पर वो एक देश बना रहा था, और आपके बहुत करीबी और उतने ही बड़े दलितों के हित चिंतक बाबा साहब अंबेडकर भी आपको आगाह कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम लीग के साथ खड़े रहे। अब नतीजा क्या हुआ? एक तो यह कि जब विभाजन हो रहा था तो शुरू में जब पाकिस्तान था वह पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश के कुछ इलाकों में कि वह इलाका भारत में जाएगा या बांग्लादेश में, उसमें कुछ जगहों पर जनमत संग्रह हुए। कुछ जगहों पर जनमत संग्रह हुए, और इन जगहों पर जो जनमत संग्रह होने थे वहां मोटे तौर पर हिंदू प्रतिशत अधिक था। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने अपने प्रभाव से हिंदुओं में जो दलित जातियां थी उनको जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में वोट देने के लिए कहा, और इसके चलते ऐसे क्षेत्र जो अन्यथा जो आज बांग्लादेश में है वो हिंदुस्तान के हिस्से होते, वह पाकिस्तान में शामिल करने पड़े। एक तो यह, दूसरा देश का विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान गए, और तब आबादी का बड़ा स्थानांतरण हो रहा था। बहुत सारे हिंदू अपना घर परिवार लेकर किसी तरह से जान बचाकर यहां आ रहे थे, और यहां से भी बहुत सारे मुसलमान वो पाकिस्तान गए। तो ढेर सारे लोग वो बांग्लादेश जो आज का है, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, उसको छोड़कर भारत की तरफ आ रहे थे। दलितों को भी वहां बहुत भय वाले वातावरण को देखकर भागने की इच्छा थी, क्योंकि वो देख रहे थे 1946 से लगातार ही हो रहा, उनके सामने उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हत्याएं हो रही, गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, फसल लूटे जा रहे हैं। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने दलितों की बहुत बड़ी आबादी को अपनी गारंटी पर उसी पाकिस्तान में रोक दिया, और उन दलितों का, या बहुत बड़ी संख्या में दलितों के साथ और हिंदुओं का भी उन पर भरोसा था, और वो पाकिस्तान में रहे। जिन्ना ने दिखाने के लिए उन्हें पहले दिन के लिए पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, पहले दिन के लिए। अगले दिन से जिन्ना बने और वहां का पहला पाकिस्तान का कानून मंत्री। अब गौर करेंगे कि भारत में पहला कानून मंत्री एक बड़े दलित नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, और वहां जोगेंद्र नाथ मंडल। लेकिन दो दलित नेता, दोनों एक ही सोच, एक ही विचारधारा, एक ही संघर्ष की उपज। उन्हें कानून मंत्री बनाया, और धीरे धीरे पाकिस्तान की सच्चाई जोगेंद्र नाथ मंडल के सामने आनी शुरू हुई। इन्हें यह कहा जाता था कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यह बात तुम नहीं बोलोगे, बल्कि तुम यह आधिकारिक बयान दो कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं होता। और इन्होंने बार बार दबाव में ऐसे बयान दिए
1949 में जिन्ना मर गया। उसके बाद जो कुछ भी थोड़ा बहुत इनका, ऐसे तो जिन्ना ने जो करना था, जो दैत्य उसने पैदा किया था, उससे आप भारत की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते थे। तो इनको दबाव देकर यह बुलवाया जाता था कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर किसी भी तरह की कोई ज्यादती नहीं होती है। और अंत में इन्होंने जब त्याग पत्र दिया तो उन्होंने एक सिरे से पूरी लंबी फेहरिस्त गिनवा दी कि मैं इन वजहों से त्याग पत्र दे रहा हूं। और वो वजह क्या थी? हिंदुओं की हत्या, उनका रेप, दलितों की बेटियों को उठाकर लेते जाना। दलितों को अपनी गारंटी पर पाकिस्तान लेकर गए थे। वे दलित और मुस्लिम एकता, उसकी राजनीति दिखा रहे थे, या उस राजनीति के वो शिकार हो गए। और फिर अपने त्यागपत्र में उन्होंने पाकिस्तान में दलितों पर जितने अत्याचार हो रहे थे उसकी एक एक चीजें गिनवाई। और 1950 ईस्वी में वो वहां से इस्तीफा देकर भारत भाग आए। उसे भाग आना ही कहेंगे। वो भारत भाग आए और यही 1968 में गुमनामी में इनकी मौत हुई। इससे ज्यादा कोई बात नहीं। अब सोचें जरा कि वह संविधान सभा का पहला अध्यक्ष था वहां का, पहले दिन के लिए पहले कानून मंत्री थे वो। आज की संसद की संविधान सभा की फाइलों में उनके वहां नाम नहीं है, उनकी तस्वीरें हटा दी गई हैं। और भले ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में बंबई से जीतने की संभावना नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस उन्हें शायद संविधान सभा में पहुंचने देना नहीं चाहती थी, तो उन्हें संविधान सभा में बंगाल से पहुंचाया गया। और बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जोगेंद्र नाथ मंडल को है। बावजूद इसके बाबा साहब अंबेडकर को भी 19 सितंबर 1950 में इस्तीफा अगर दिया वहां मंत्रिमंडल से जोगेंद्र नाथ मंडल ने, तो अक्टूबर 1951 में बाबा साहब ने भी दिया। लेकिन बाबा साहब को हम आज भी उसी सम्मान से याद करते हैं। हम उन्हें भारत के संविधान का निर्माता कहकर याद करते हैं। हम उन्हें अपनी संसद से लेकर शहरों तक, सड़कों तक, चौराहों तक उन्हें सम्मान देते हैं। किसी भी तरह की कोई भी बात हो, लेकिन अंततः आप उनकी विचारधारा से कोई विरोध भी रख सकता है या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंततः इस बात का क्रेडिट कोई उनसे नहीं छीनता जिस क्रेडिट के वो हकदार हैं। हमारी किताबों में, हमारे बच्चों के पाठ्य पुस्तकों में उन्हें बार बार पढ़ाए जाने, उनके जिक्र किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है और हम करते हैं। और उस पाकिस्तान के योगेंद्र नाथ मंडल ने लगभग वही किया और उनका वो हश्र हुआ। हमें यह समझना होगा कि यह जो दलित मुस्लिम एकता जैसी बात की गई, जब भी किसी फिरका परस्ती या तंग नजरिए के साथ हम एक राष्ट्र के विषय में जब सोचते हैं और उस राष्ट्र को आप तैयार करते हैं, आप एक बीमारी का इलाज करने के लिए गए और आपने उससे बड़ी बीमारी खड़ी कर ली। आपने यह कहा कि हमें जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी के भारत से दलितों के उद्धार की उम्मीद नहीं है। आपको जिन्ना से उम्मीद थी, उस गांधी से उम्मीद नहीं थी जिसने हरिजनों को सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। वह बाबा साहब अंबेडकर, उनसे आपको उम्मीद नहीं थी जो उस लड़ने के लिए इसी भारत में खड़े थे। आपको उस जवाहरलाल नेहरू से उम्मीद नहीं थी जो एक पंथ निरपेक्ष और विभेदहीन समाज बनाने के लिए संकल्पित था। और नहीं थी तो कम से कम आप देख रहे थे कि भारत जिस दिशा में जा रहा है वह स्वतंत्रता संघर्ष में अर्जित मूल्यों का संविधान बनाने की कोशिश कर रहा है। वो यह कोशिश कर रहा है कि इतिहास में जो भूलें हुई हैं उसे नए भारत में संविधान के जरिए सुधारा जाए। और आज हम यह कह सकते हैं कि आजादी तक जो स्थिति रही होगी दलित समाज की, आज वह बहुत बदल चुकी है। हमने संवैधानिक तरीके से, हमने सिस्टमैटिक तरीके से, हमने प्रशासकीय आज्ञाओं से, हमने राजनीतिक चेतना से उनके लिए राजनीतिक आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण
और भी जो वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाएं होती हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनके आवास के लिए, उनके छात्रावास के लिए तमाम तरह की ऐसी सुविधाएं की कि सीमित संसाधनों में उन्हें उनका एक हक वो हासिल हो सके। यह हमने भारत बनाया। और जोगेंद्र नाथ मंडल जी को भविष्य में जो भारत बनने वाला था, तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्व के सोच और उन तमाम राष्ट्रीय नेताओं, उनके विचारों पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक अवसरवादी जिन्ना पर भरोसा किया। और वह जो दलित मुस्लिम गठजोड़, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज की उस समतावादी और भाईचारे की भावना को दलितों के लिए भी अपना समझा। आज उस बांग्लादेश में रहने वाले दलित आज भी जोगेंद्र नाथ मंडल जी को इसलिए याद करते हैं कि उनके चलते हम इस पाकिस्तान में और आज के बांग्लादेश में हैं और आज दोयम दर्जे के नागरिक हैं। मैं मान सकता हूं कि भारत में दलितों के साथ आज भी छिटपुट अत्याचार होते होंगे, लेकिन मैं यह जानता हूं कि एक बड़ा अनुसूचित जाति का जो समाज है वह हमारे देश में वैसा ही नागरिक है जैसा गैर अनुसूचित जाति का, कोई दोयम दर्जे का नहीं है। उन्हें संविधान के, कानून के, प्रशासन के संरक्षण भी हैं और बराबरी के लिए आगे बढ़ने के लिए उनके साथ माहौल भी है और वह खुलकर अपनी बात यहाँ रख सकते हैं। वहाँ तो हिंदू तो छोड़िए, दलित होना भी उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाया। और इस तरह से इस जाल में फंसकर दलित मुस्लिम गठजोड़ की संकल्पना के सुनहरे ख्वाब देखकर जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने अपने राजनीतिक जीवन दृष्टि, उसमें जो कुछ हासिल करना था उसे भी खोया और करोड़ों हिंदुओं और दलितों को उस हाल पर छोड़ दिया जिस हाल में रहने के लिए वो कम से कम उनकी नियति शायद नहीं थी। थैंक यू।